हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, और इस चैप्टर में आप लोगों को टोटल 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का डिटेल स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और इस पार्टी का सिंबल क्या है? इस पार्टी का सिंबल है लोटस। दिस क्लियर? सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट बीजेपी। बीजेपी का जो फाउंडेशन यानी कि वो कब बना? 1980 में बना। बट कैसे बना? इन 1951 की मैं बात कर रही हूँ। 1951 में एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जिसके लीडर थे अंडर द लीडरशिप ऑफ श्यामा प्रसाद। उसी पार्टी को रिवाइव करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। क्लियर? अब इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या क्या थी? पहली आइडियोलॉजी इसकी क्या थी? इट वांट्स टू बिल्ड strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture। इंडिया के एंशियंट कल्चर को ये और अच्छे से मॉडिफाई करके, मॉडर्नाइज करके एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करना चाहती थी हमारी इंडिया के लिए। क्लियर? यानी कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या थी, वो किस आइडियोलॉजी पे वर्क करती थी? तो जो हमारे इंडिया की एंशियंट कल्चर, ट्रेडिशन, वर्क, आइडिया, ये सब जो थे उसी के आधार पे उसे को और मॉडिफाई करके और स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करना चाहती थी इंडिया में। क्लियर? सेकंड वन इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदया। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इसे दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था और बोला था इसमें कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग इज द कोर ऑफ आवर सोसाइटी। क्लियर? यानी कि ह्यूमन बीइंग चाहे कैसे भी हो, चाहे वो रिच हो या फिर चाहे वो पुअर हो, सबका वेलफेयर, सबका डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ वेलफेयर स्कीम्स घूमनी चाहिए। क्लियर? एंड अंत्योदया, अंत्योदया इट मींस वर्ड में छुपा है एक वर्ड अंत। अंत का मतलब लास्ट, एंड। क्लियर? तो जो पर्सन जो एकदम लास्ट में खड़ा है यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, उन तक भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स, हमारे जो भी प्रोग्राम्स, जो भी पॉलिसीज है, उन तक भी पहुंचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लाइन में जो आगे खड़े हैं यानी कि जो रिच पीपल्स खड़े हैं, जो मिडिल क्लास खड़े हैं, सिर्फ वहां तक जाके स्टॉप हो जाए। नहीं, लोअर क्लासेस, ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, इन सब तक भी हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो पहुंचनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कल्चरल नेशनलिज्म, इट मींस हिंदुत्व। अब हिंदुत्व ये वर्ड सुनते ही आप सबके माइंड में क्या आता है? हिंदुइज्म, यानी कि बीजेपी तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के सपोर्ट में है। नहीं, ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी जो है वो हिंदू रिलीजन के सपोर्ट में है, बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुत्व का मतलब एक वासुदेव कुटुंबकम ने एक लाइन बोला था, आवर होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। वही लाइन हमारी कंट्री, हमारी नेशन के लिए माना जाता है, हमारी इंडिया की नेशनहुड के लिए माना जाता है कि हमारे इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी कास्ट हैं, सभी अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। कोई एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ उसको इंक्रीज, उसकी मेजॉरिटी को नहीं सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करती है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हिंदुत्व का मतलब कि बीजेपी जो है वो उस आर्ट ऑफ लिविंग, वो उस वे ऑफ लिविंग को सपोर्ट करती है जो हमारी एंशिएंट इंडिया से चलते हुए आ रहा है, जो हमारी एंशिएंट कल्चर, जो हमारा एंशिएंट ट्रेडिशन है, वो उस टाइम का जो वे ऑफ लिविंग है, बीजेपी बस उसी वे ऑफ लिविंग को सपोर्ट करती है और उसी वे ऑफ लिविंग को और मॉडर्नाइज करके हमारी इंडिया को और स्ट्रॉन्ग बेस देती है। क्लियर? सो हिंदुत्व का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी का जो आइडियोलॉजी था उसमें से एक ये भी था कि जम्मू और कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस दिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के अंदर आता था। तो हम लोगों को क्या करना है कि जम्मू और कश्मीर को इंटीग्रेट करना है इंडिया के साथ। क्लियर? तो ताकि हमारा जो भी और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाए, हमारा जो भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वो
वो सारे हमारे अपने हों, तो ये तो एक अच्छी बात है। तो फाइनली जम्मू और कश्मीर इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गया। कब हुआ था? 2019 में 5 अगस्त को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में इतने सारे रिचुअल्स, इतने सारे ट्रेडिशन, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो बीजेपी का ये एक आइडियोलॉजी है कि उन सारे रिचुअल्स को हटा के सिर्फ कॉमन एक सिंगल रिचुअल बना देना चाहिए सबके लिए। क्लियर? उसके बाद ये तो थी बीजेपी की कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में ना। बीजेपी क्या है स्टार्टिंग से, यानी कि जब से इंडिपेंडेंस के बाद या फिर इंडिपेंडेंस के पहले बीजेपी को उतना सपोर्ट नहीं मिला। उसका जो भी आइडियोलॉजी तो वो उतना बढ़ चढ़ के नहीं आया था, उसकी जो भी पॉलिसीज थी उतना बढ़ चढ़ के हमारे कंट्री में नहीं उसको सपोर्ट मिल पाया था। लेकिन फाइनली इन 1998 यानी कि 1990s के पीरियड में क्या हुआ था कि बीजेपी की पार्टी को एक सपोर्ट बेस मिला। उसकी पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो इंक्रीज हुआ और एनडीए के लीडर के साथ, यानी कि एनडीए में एनडीए कोalition गवर्नमेंट की पार्टी है, उसमें से एक पार्टी है बीजेपी, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। उस वक्त बीजेपी के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस वक्त क्या हुआ था कि बीजेपी पार्टी को एक सपोर्ट बेस मिला था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस मिला था, जिसकी वजह से वो और बढ़ चढ़ के अपनी पॉलिसीज कंट्री में आगे रखती थी, गवर्नमेंट में शामिल करती थी। और उसके बाद 2014 से आज तक एट प्रेजेंट बीजेपी लार्जेस्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। और बीजेपी जो है वो एक राइट विंग पार्टी है। राइट विंग पार्टी का मेरा मतलब क्या हुआ कि ये नेटिव कल्चर को सपोर्ट करती है। नेटिव कल्चर इट मींस कि ये चेंज नहीं चाहती है, नॉट वांट चेंज, चेंज नहीं चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी एंशिएंट इंडिया का जो भी कल्चर ट्रेडिशन है बिल्कुल उसी के वे पे चलेगी, नहीं, उस वे ऑफ लिविंग को देखते हुए चलेगी, हाँ, बट उसे मॉडिफाई करके और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। वो कुछ दूसरा वे ऑफ लिविंग को पूरा नहीं चेंज करेगी, वो उसी आर्ट ऑफ लिविंग, उसी वे ऑफ लिविंग पे चलेगी, बट उसी को और अच्छे से मॉडिफाई करके चलेगी। आई थिंक यू ऑल शुड नो अबाउट बीजेपी, इट मीन्स भारतीय जनता पार्टी। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस पार्टी का सिंबल क्या है? पाम। क्लियर? दिस इज द सिंबल ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है हमारी। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि ओल्डेस्ट पार्टी है, क्योंकि ओल्डेस्ट पार्टी तो बहुत सारी हैं। ओल्डेस्ट पार्टी में से एक ये पार्टी भी है जो बहुत पुरानी है, बहुत सालों से चलती हुई आ रही है। ये कब बना था, यानी कि ये कब फाउंड किया गया था? 1885 में फाउंड किया गया था। क्लियर? सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1885। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत ही डोमिनेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। वो कैसे? इंडिपेंडेंस के बाद से ये अपना जो है वो डोमिनेंट रोल जो है, डोमिनेंस जो है वो अपना लगभग 3 डिकेड्स तक चलाते हुए आई है, यानी कि 1947 के बाद 57, 67 एंड 77। क्लियर? उसके बाद 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 2004 के लोकसभा इलेक्शन में लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी विथ 145 मेंबर्स, यानी कि 2004 के लोकसभा इलेक्शन में 145 मेंबर्स के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी की तरह निकल के आई थी। क्लियर? उसके बाद करेंटली ये यूपीए कोलिशन गवर्नमेंट में लीड कर रही है। यूपीए कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। क्लियर? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। क्लियर? चलिए, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजीज क्या क्या थी? तो इसकी एक आइडियोलॉजी ये थी कि ये चाहता था कि हमारी जो कंट्री यानी कि इंडिया वो
मॉडर्न तरीके से बने और सेक्युलर बने, डेमोक्रेटिक बने, रिपब्लिक बने, यानी कि यहाँ पे सारे रिलीजन अच्छे से रह पाए, किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और नेचुरली डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक को तो और मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, उसको और अच्छे से सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये आइडियोलॉजी थी कि वो चाहता था कि इंडिया और अच्छे से मॉडर्नाइज करे, सेक्युलर कंट्री बने, डेमोक्रेटिक कंट्री बने, रिपब्लिक कंट्री बने, ये सारे उसके आइडियोलॉजीज थे। क्लियर? और उसकी एक आइडियोलॉजी क्या थी? सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को भी वो सपोर्ट करता था और ह्यूमन बींग्स के साथ मिलके, क्लियर, वो सारे ह्यूमन बींग्स का ध्यान रखता था, सबका अच्छे से डेवलपमेंट हो। वो चाहता था कि सबका अच्छे से डेवलपमेंट हो, सबका अच्छे से वेलफेयर हो, सभी तक हमारी वेलफेयर स्कीम्स, हमारी पॉलिसीज पहुंचे, और जो भी हमारी कंट्री में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है वो उसे अच्छे से सपोर्ट करना चाहता था। क्लियर? अब जैसे कि मैंने बोला था कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक राइट विंग पार्टी है, उसी तरह से आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है। और ये आपको सारे नेशनल पार्टी में आएगा कि कोई राइट विंग पार्टी है, कोई लेफ्ट विंग पार्टी है, कोई सेंट्रलिस्ट पार्टी है। सो मैं बता दूं, राइट विंग पार्टी के बारे में मैंने क्या बोला था? जो चेंज नहीं चाहते हैं, हाँ, जो चलते हुए आ रहा है सालों से उसे मॉडर्नाइज करके और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बट वो उस चीज को चेंज नहीं करेंगे। उसी तरह से सेंट्रलिस्ट पार्टी भी यही चाहती है, यानी कि सेंट्रलिस्ट पार्टी वो पार्टी जो जैसा है वैसा ही रहना पसंद करती है। इट मीन्स कि नेदर राइट विंग नॉर लेफ्ट विंग। राइट विंग इट मीन्स जो चेंज नहीं चाहती है, लेफ्ट विंग इट मीन्स जो चेंज चाहती है, और सेंट्रलिस्ट पार्टी इट मीन्स कि जो जैसा है वैसा ही रहना पसंद करती है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेंट्रलिस्ट पार्टी है। सो दीज आर ऑल अबाउट आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी का सिंबल क्या है? ग्रासेस एंड लीव्स। क्लियर? अब इस पार्टी को इस तरह का सिंबल क्यों दिया गया? क्योंकि तृणमूल का मतलब होता है फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। क्लियर? तृणमूल का मतलब होता है फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं। एआईटीसी कब लॉन्च हुआ था? तो 1 जनवरी 1998 को ये पार्टी लॉन्च हुआ था बाय ममता बनर्जी, जो एट प्रेजेंट वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है। क्लियर? तो चलिए, इस पार्टी को 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब आप लोग बोलिएगा 2016 में तो इलेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर इस पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम कैसे दिया गया, मतलब किस बेसिस पे दिया गया? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का 2 क्राइटेरिया है, यानी कि उस पार्टी को हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे जिसमें वो दोनों क्राइटेरिया होनी चाहिए। वो दोनों क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आप लोग उस क्राइटेरिया को रिकॉल कीजिए और देन आफ्टर मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। क्लियर? तो 2016 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया था। इसकी आइडियोलॉजी क्या थी? इसकी आइडियोलॉजी थी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना और फेडरलिज्म को प्रमोट करना। क्लियर? यानी कि सबके पास इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और फेडरलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था, और सेक्युलरिज्म यानी कि सारे रिलीजन अच्छे से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन रह सके एक ही कंट्री में। क्लियर? चलिए, अब 2011 से वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी वो अच्छे से पावर में एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ खड़ी है, और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में और त्रिपुरा में भी। ठीक है? अब 2014 के जनरल इलेक्शन, लोकसभा के जनरल इलेक्शन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कितने वोट्स मिले थे? तो 3.84% ऑफ टोटल वोट्स प्लस 34 सीट्स। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक क्राइटेरिया क्या थी कि 4 सीट्स चाहिए होते हैं इन लोकसभा इलेक्शन। तो 4 सीट्स तो चाहिए होते हैं, प्लस इसके पास तो 34 सीट्स थे, यानी कि 30 मोर सीट्स थे। इस
वजह से एक ये वजह है, एक क्राइटेरिया तो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है, लेकिन दूसरा अब आप लोग रिकॉल करके मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और 2014 के जनरल इलेक्शन के बाद से ये 4th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। सो दीज आर ऑल अबाउट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। चलिए नेक्स्ट वन इज एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और इस पार्टी का सिंबल क्या है? क्लॉक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए एनसीपी कब फाउंड हुई थी? 1999 में ये पार्टी बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब स्प्लिट हुआ था, क्लियर, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हुआ था तो उसमें बहुत सारी पार्टी बनी, उसमें से एक पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी थी। और ये किसके अंडर में बनी थी? यानी कि अंडर द लीडरशिप ऑफ शरद पवार। शरद पवार के अंडर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था। अब इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? इस पार्टी की आइडियोलॉजी है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, इक्विटी यानी कि इक्वालिटी के साथ रहना, सोशल जस्टिस यानी कि सभी को इक्वल न्याय दिलाना, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे जो भी बिलीफ्स इन सारे को प्रमोट करना, इन सारे के सपोर्ट में ये सारी आइडियोलॉजी थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। नेक्स्ट इज it wants that high offices in government be confined to natural born citizen of country, और यही कारण था इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्प्लिट का। 1991 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक प्रोमिनेंट लीडर आई, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का बॉर्न कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और जैसा कि मैंने बोला था इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है, राइट विंग पार्टी, लेफ्ट विंग पार्टी एंड सेंट्रलिस्ट पार्टी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है जो चेंज नहीं चाहती है, जो जैसा है वैसे ही रहना पसंद करती है। तो जब सोनिया गांधी एक प्रोमिनेंट लीडर की तरह उभर के आई, उसके बाद उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या चाहती थी? वो थोड़ा सा चेंज लाना चाहती थी, यानी कि थोड़ा सा रिचुअल, थोड़ा सा कल्चर, थोड़ा दूसरे कंट्री से भी लेके आना चाहती थी। तो और बाकी सारे जो लीडर्स थे उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो ये बोला गया कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी प्राइम मिनिस्टर, जितने भी लीडर्स, प्रेसिडेंट जो भी बनेंगे वो सारे नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए अपनी कंट्री के। नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ कंट्री का मतलब कि इंडिया में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो इंडियन ही होना चाहिए, कोई और फॉरेनर नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज कि अब एनसीपी भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो मिनिमम इसके पास 4 स्टेट में इसके पास 6% ऑफ टोटल वोट्स होगा ही। तो वो 4 स्टेट कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर एंड असम। क्लियर? और उसके बाद 2004 में यूपीए कोलिशन गवर्नमेंट की एनसीपी मेंबर बनी और अभी भी मेंबर है। So these are all about NCP, Nationalist Congress Party. इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अबाउट बीजेपी बताया, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब आप लोगों को और 3 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना है, BSP, CPI एंड CPIM, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।